क्वांटम एआई की बात हो रही है, तो क्या उसमें एक चेतना उस लेवल पे होगी कि एक ईश्वर जैसा बिहेव होगा? कलयुग का अवतार जो होगा, क्या वही कल की अवतार होगा? हो सकता है। देखिए, अब वो मैं किसी पॉसिबिलिटीज को नहीं डिनाई करता, लेकिन हम किसी को नहीं करते भाई ये गलत है। बेस्ट तरीका है एक ही तरीके से ईश्वर को देखा जाएगा। ये तो लिमिट कर रहा हो अपने ईश्वर को। पहले सुनते हैं होंगे कि ऋषि मुनि सोचते थे और ब्रेन वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास कर देते थे। तो हमें मजाक लगता था, ऐसे कैसे? ना तुमने रिसीवर यूज किया, ना ट्रांसमीटर यूज किया, ना तुमने ट्रांजिस्टर यूज किया, ना तुमने कैपेसिटर यूज किया। जिनको हम शायद मनगढ़ंत कहानियां जैसे समझते थे वो। तो हाँ, तो फिर ये इंफॉर्मेशन पास कैसे हो? तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैं सृष्टि को नहीं देख रहा हूं, मैं ही सृष्टि हूं, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरा कहता है तत्त्वमसि, इसका मतलब है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। फिर आता है प्रज्ञानम ब्रह्मा, कि जो आपकी चेतना है वही ब्रह्मा है। और अयात्मानम ब्रह्मा, कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये 4 ब्रह्म वाक्य आते हैं वेदों में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति है जो हमने क्रिएट की है, और पुरुष उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि ऑब्जर्वर रियलिटी को बदल सकता है, तो क्या हमारी चेतना से भी इसका कुछ संबंध है? समय मैं क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च कर रहा था और मुझे बहुत सारे कोरिलेशन ऐसे मिले जो मुझे हतप्रभ कर गए कि हजारों साल पहले, 7-8 हजार 10 हजार साल पहले व्यक्ति इतना इवॉल्व था कि ऐसे स्टेटमेंट कह पा रहा था। लाइट को एक प्रिज्म पर थ्रो कीजिए तो उसके पास कई सारे रास्ते हैं जाने के, पर वो हमेशा वो रास्ता चूज करती है जो फास्टेस्ट होता है। तो एक्चुअली लाइट ये तय नहीं करती, लाइट हर रास्ते से जाती है। हमें जो दिखता है वो फास्टेस्ट हमें दिखता है। कि मैंने कहा कि आपके बुखार को ठीक करने का एक तरीका है कि आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन दी जाए, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, झाड़ फूक से भी हो जाएगा। आपको मजाक लगेगा और लोगों को लगेगा बीइंग एन आईआईटीएन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने अनुभव किया, मेरे संग हुआ है, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। एक ही चीज को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर ये दुनिया में सरप्राइज करती है। हर दिन नए तरीके आते हैं। यदि आप रेड रूम में जाएंगे डार्क वेब के अंदर, तो वहाँ यही होता है। तो वैसे वो जो होता होगा वो रियल होता होगा? अब एप्स्टीन फाइल के बाद तो ये सवाल ही नहीं उठता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। वेब दर्शन में आज हम बात करेंगे एआई की चेतना की। हम जानेंगे उस भविष्य को भी जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं रह जाएगा। टेक्नोलॉजी हम एक टूल की तरह ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारी एक नई रियलिटी बन सकती है। तो जानेंगे क्वांटम फिजिक्स के रहस्य भी। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट आज अमित दुबे जी मौजूद हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। जी अमित जी, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि ऑब्जर्वर रियलिटी को बदल सकता है, तो क्या हमारी चेतना से भी इसका कुछ संबंध है? क्या ईश्वर की तरह मनुष्य बन सकता है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, और सबसे जो आश्चर्यजनक बात मुझे लगी इस कॉन्सेप्ट के पीछे, कोविड के टाइम मैंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ना शुरू किया और उसी समय मैं क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च कर रहा था, और मुझे बहुत सारे कोरिलेशन ऐसे मिले जो मुझे हतप्रभ कर गए कि हजारों साल पहले, 7-8 हजार 10 हजार साल पहले व्यक्ति इतना इवॉल्व था कि ऐसे स्टेटमेंट कह पा रहा था, जिसको समझने में हमें इतने वर्ष लग गए। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जो लाइट है वो किस तरह से बिहेव करती है, और फिर बाकी जो प्रकृति है, पुरुष का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है वेदों में। मान लीजिए यहाँ पर एक समुद्र में व्यक्ति डूब रहा है और आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप उसे बचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दौड़ेंगे और पानी में तैरते हुए जाएंगे और उसको बचाएंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से सीधे ऐसे निकल जाएं, या फिर आप ऐसे करके ऐसे जाएं, या फिर ऐसे करके ऐसे जाएं। अभी तीनों में फ़ायदा क्या है कि इधर आप जब जाएंगे तो आपको दौड़ना कम पड़ेगा, लेकिन तैरना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति ऐसा है। ये वाला जाएंगे तो आपको दौड़ना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन तैरना कम पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी तैरने की स्पीड क्या है। और यदि आप बीच वाला पाथ लेते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप मिनिमम समय में उस तक पहुंच जाएंगे, तो उसको बचा पाएंगे। ये ठीक है, ये हम चूंकि सोच रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम ऑप्टिमम वाला चूज कर लें। अब यही चीज़ लाइट के संग कीजिए। लाइट को एक प्रिज्म पर थ्रो कीजिए तो उसके पास कई सारे रास्ते हैं जाने के, पर वो हमेशा वो रास्ता चूज करती है जो फास्टेस्ट होता है। तो लाइट को कैसे पता पड़ता है कि ये वाला ही फास्टेस्ट है? ये कैसे लाइट समझ पाती है? क्योंकि लाइट के पास सारे ऑप्शंस हैं,
और ये हमेशा कैसे हो जाता है? तो एक्चुअली लाइट ये तय नहीं करती, लाइट हर रास्ते से जाती है। हमें जो दिखता है वो फास्टेस्ट वाला दिखता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं। तो जो आइंस्टीन और उस समय जो क्वांटम फिजिशियंस थे, उनके बीच में हमेशा एक द्वंद्व होता रहा। करीब 100 सालों तक लोग सोचते रहे कि जो लाइट है वो एनर्जी पार्टिकल्स, आइंस्टीन कहते थे कि लाइट्स आर एनर्जी पार्टिकल्स। फिर 100 सालों तक लोग सोचते रहे कि लाइट्स आर वेव्स, वेव फॉर्म में। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और बवाल हो गया। वो एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने क्या किया कि उसने जो लाइट का सबसे छोटा यूनिट है वो है फोटोन। उसने एक फोटोन गन से फोटोन थ्रो किया, बीच में एक बैरियर में 2 स्लिट क्रिएट किया और यहाँ पर एक पर्दा था। उसने इस फोटोन गन से एक फोटोन थ्रो किया, तो अभी ये फोटोन इस स्लिट से निकलेगा या इस स्लिट से निकलेगा, सामने एक डॉट बन जाना चाहिए यदि लाइट इज अ पार्टिकल। पर जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो सामने एक वेव बन गई। तो ठीक है, लाइट वेव होगी इसलिए वेव बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसी एक्सपेरिमेंट को उसने दोबारा किया और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाया, देख लिया उस पार्टिकल को। तो जैसे उसको देखा तो वहाँ डॉट बन गया। तो उसने कहा उसको कैसे पता कि देख रहा है कोई? इसका मतलब है कि जब मैं देखता हूँ तो वेव से वो पार्टिकल पर कोलैप्स कर जाता। इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया हिला दी। फिर लगा कि लाइट ना वेव है ना पार्टिकल है, सारी दुनिया वेव है। फंडामेंटल लेवल पर वी ऑल आर नाद ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट हम करते हैं कि ऑल आर फ्रीक्वेंसीज, कि देयर इज नथिंग ठोस, ये ठोस कुछ है ही नहीं। ये आप सब एटॉमिक लेवल पर जाएंगे तो इट्स अ वेव, और वो वेव कोलैप्स करती है एक स्टेट में जब हम उसको देखते हैं। सो दृष्टि से ही सृष्टि है। तो जितना क्लासिकल फिजिक्स था हमारा, वो ग्रेविटी और मास पे डिपेंड करता था। मास है और ग्रेविटी है, इस पर पूरा क्लासिकल फिजिक्स का, चाहे न्यूटन्स लॉ हो, चाहे वेलोसिटी लॉ हो, चाहे इक्वल टू mc² हो, जो भी कॉन्सेप्ट आए, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ मास एंड ग्रेविटी। जैसी ग्रेविटी की खोजी, सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्रिएट हो गए। पर जब मास बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, क्वांटम लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, तो वो ग्रेविटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो भूल जाता है कि ग्रेविटी कुछ होती है, और उसके बाद जो बिहेवियर होता है उसका, वो मैजिकल होता है। और उस बिहेवियर के कारण साइंटिस्ट ने सर पकड़ लिया कि यार ये क्या है, ये तो हम क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे बिहेवियर। और आइंस्टीन का कहना था कि ये बड़ा स्पूकी सा कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा नहीं होगा, फ्लूक है। बिकॉज उस समय तक ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे थे कि हम इसको सॉलिडिफाई कर सकें इस कॉन्सेप्ट को, कि नहीं क्वांटम लेवल पे चीज़ें अलग है। पर जब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ एंड फर्दर रिसर्च शुरू हुई, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया और जितने श्रोडिंगर इक्वेशंस आए, उसके बाद फिर आज तो क्वांटम कंप्यूटर ही बन गए उन कॉन्सेप्ट्स पे। ये मानना पड़ा कि क्वांटम फिजिक्स, सब एटॉमिक लेवल पर जो फिजिक्स है वो अलग है, वो क्लासिकल फिजिक्स से अलग है। सो ये जो फिजिक्स है उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और क्वांटम फिजिक्स के कई सारे फंडामेंटल्स जो चीज़ें हैं, वो सृष्टि की रचना के बारे में सोचने का तरीका बदल देते हैं। जिस तरीके से हम आज तक सृष्टि को सोचते थे, वो गलत साबित हो जाता है। तो क्वांटम के 3 फंडामेंटल्स हैं, और ये तीनों फंडामेंटल हमारे एज इट इज मांडुक्य उपनिषद से मैं ड्राइव करूंगा अभी। पहला मैंने आपसे कहा कि सुपरपोजिशन, की दुनिया एक वेव है। यदि दुनिया वेव है और हम सब, ये भी इसके अंदर भी सब एटॉमिक लेवल पर वेव्स ही हैं, पूरी दुनिया में वेव्स, पर हमें एक स्टेट में दिख क्यों रही है? क्योंकि कोई इसे देख रहा है, हम देख रहे हैं। और यदि हम देख रहे हैं और उसकी वजह से एक स्टेट में है, तो फिर मेरा देखना और आपका देखना, या इसका देखना या इसका देखना, क्योंकि ये भी देख ही रहे हैं, इसके अंदर भी वो ऑब्जर्वर है। सो हमारे यहाँ वेदों में कॉन्सेप्ट आता है प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति है जो हमने क्रिएट की है, और पुरुष उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सो जो कॉन्सेप्ट एज इट इज यहाँ पर यूज हुआ है, ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट, कि चूंकि हम देख रहे हैं इसलिए एक प्रकृति क्रिएट हुई है। पर ये जो देख रहा है ये अलग अलग नहीं हो सकता, द्वैत और अद्वैत वाला, क्योंकि यदि अलग अलग होता तो फिर जो कोलैप्स होता वो अलग अलग जगह पर होता। यदि वेव्स पार्टिकल फॉर्म में कोलैप्स होता है तो वो कहीं पे भी कोलैप्स कर सकता है। जैसे कि मैंने सिक्का उछाला, घूम रहा है, अब वो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल की। पर जब वो घूम रहा है तो उसमें सारी पॉसिबिलिटीज। सो अब उस सारी पॉसिबिलिटीज में कोई भी एक पॉसिबिलिटी इस बात पे आएगी कि जो भी लोग देख रहे हैं वो सारे एक ही हैं, तभी तो एक ही दुनिया सबको देखेगी, वरना अलग अलग दुनिया देखेंगे, मल्टीपल डायमेंशंस देखने लगेंगे। इसका मतलब समझे आप?
इसका मतलब है हम सब के अंदर एक ही ऑब्जर्वर है, राइट। हम सब एक ही हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैं सृष्टि को नहीं देख रहा हूं, मैं ही सृष्टि हूं, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरा कहता है तत्त्वमसि, इसका मतलब है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो, या जो तुम हो वही मैं हूं। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर एक ही होगा, वो ऑब्जर्वर अलग अलग नहीं हो सकता। यदि ऑब्जर्वर अलग अलग होता, जो भी अंदर कॉन्शियसनेस है, तो फिर अलग अलग सृष्टि क्रिएट हो जाती। पर हम सब तो एक ही देख रहे हैं ना, आप भी वही देख रहे हो, ये भी देख रहा है, ये भी ये देख रहा है, तो हम सब एक ही डायमेंशंस में क्यों कोलैप्स नहीं? क्योंकि हम सब एक ही ऑब्जर्वर है। राइट। ये इतना ब्यूटीफुल, तत्त्वमसि कहे अहम ब्रह्मास्मि, पहले ये जान लीजिए कि आप ही ब्रह्म है, आप देख रहे हैं इसलिए सृष्टि है। फिर तत्त्वमसि, फिर आता है प्रज्ञानम ब्रह्मा, कि जो आपकी चेतना है वही ब्रह्मा है, जो कॉन्शियसनेस है वही ब्रह्म है। और अयात्मानम ब्रह्मा, कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये 4 ब्रह्म वाक्य आते हैं वेदों में, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा एंड अयात्मानम ब्रह्मा। और ये चारों एज इट इज आपको धीरे धीरे, आप क्वांटम फिजिक्स में जब आपको लेके जाऊंगा तो समझ में आएंगे। और जो दूसरे 3 फंडामेंटल पहले प्रिंसिपल मैं क्वांटम के बताऊं आपको, कि हमने सुपरपोजिशन देखा कि जब हम देखेंगे तो वो एक स्टेट में कोलैप्स करेगा, ठीक है, समझ में आती बात। दूसरा है इंटेंगलमेंट। इसमें क्या होता है कि आप 2 फोटोन पार्टिकल्स को एक प्रोसेस के थ्रू अमलगमेट करते हैं तो वो इंटेंगल्ड हो जाते हैं। इंटेंगलमेंट का मतलब है कि एक फोटोन अपने हाथ में है और दूसरा फोटोन मैंने लाइट ईयर्स दूर फेंक दिया, लाइट ईयर्स अवे, कितना भी दूर, डजंट मैटर। इसको मैं ऐसे स्पिन करूं तो वो जो दूसरा वाला है इंस्टेंटली रिवर्स स्पिन कर जाएगा, इंस्टेंटली, कोई डिले नहीं, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, ये ना वायरलेस ना वायरलाइन, देयर इज नो वे दे कैन नो अबाउट ईच अदर, कोई तरीका नहीं जिससे एक दूसरे के बारे में जान सकें। यहाँ तो जरा सा नेटवर्क डाउन होता है तो डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। मैं कह रहा हूँ लाइट ईयर्स अवे है। तो इससे 2 प्रिंसिपल चैलेंज होते हैं। पहला, जो हम कहते थे कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई नहीं चल सकता, ना इंफॉर्मेशन ना ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने कहा कि ये इंटेंगल्ड है इवन इफ दे आर लाइट ईयर्स अवे। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज गई है, मल्टीपल लाइट ईयर्स अवे है, तब भी ये इंस्टेंटली स्पिन होता है, इसमें कोई डिले नहीं आता। तो ये चौंक गए साइंटिस्ट की आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं, हाउ आर दे कनेक्टेड, एंड इफ दे आर कनेक्टेड तो फिर हम सब भी किसी फंडामेंटल लेवल पे कनेक्टेड हैं, इंटेंगल्ड हैं। तो आप पहले सुनते हैं होंगे कि ऋषि मुनि सोचते थे और ब्रेन वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास कर देते थे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेलीपोर्ट होती थी, इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट था। तो हमें मजाक लगता था, ऐसे कैसे, ना तुमने रिसीवर यूज़ किया, ना ट्रांसमीटर यूज़ किया, ना तुमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया, ना तुमने कैपेसिटर यूज़ किया, जिनको हम शायद मनगढ़ंत कहानियां जैसे समझते थे वो। तो हाँ, तो फिर ये इंफॉर्मेशन पास कैसे हो गई, तो फिर सब एटॉमिक लेवल पे कैसे पास हो रही। तो इस दुनिया में एक ही चीज़ को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये मेरा फंडामेंटल बिलीव है। हमें 4 आते हैं और हम 4 पे ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि नहीं यही है, 5वां नहीं हो सकता। पर ये दुनिया में सरप्राइज करती है, हर दिन नए तरीके आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके बुखार को ठीक करने का एक तरीका है कि आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन दी जाए, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, झाड़ फूक से भी हो जाएगा। आपको मजाक लगेगा और लोगों को लगेगा बीइंग एन आईआईटीएन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और आई एम नॉट इंडोर्सिंग, मैं ऐसा इंडोर्स नहीं कर रहा कि आप जाएं ऐसा कराएं, मैंने अनुभव किया है, मेरे संग हुआ है, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी लेके जाती थी और कोई बंदा, और मैं ठीक हो जाता था, हुआ हूँ। हाँ, अभी भी कई बीमारियां ऐसी कैसे हो जाते हैं मुझे इसका कोई कारण नहीं पता, वो एनर्जी का फ्लो है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, हो सकता सोच होगा, बट इट वर्कड। मैं उसको एंडोर्स भी नहीं कर रहा, मैं उसको डिनाई भी नहीं कर रहा। मैं डिनाई इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे नहीं पता उसका कारण, पर मुझे जो पता है ये कि ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। क्योंकि आप मिस्र में जाएंगे तो इजिप्ट के अलग मेडिसिनल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अलग अलग तरह के वो बनाते हैं, केमिकल्स हैं, उसके थ्रू ट्रीटमेंट होता है।
कई जगह कलर थेरेपी होती है, राइट। कई जगह एक्यूपेंचर होता है। सो देर आर मल्टीपल वेज। योगा से तो हम करते ही हैं, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमें एक आता है कि नहीं साहब ये पेंसिलिन का इंजेक्शन देगा तभी बंदा ठीक होगा। देयर मे बी अदर पॉसिबिलिटीज। हमें अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए। सो पहला तो ये फंडामेंटल मैं यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि इसी तरीके से जितना हम ओपननेस के संग उसको इवॉल्व करेंगे, और ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि वी अडॉप्ट एवरीथिंग। हम किसी को नहीं करते भाई ये गलत है, इसकी भी मूर्ति अपने मंदिर में रख लो, इसकी भी रख लो, इसकी भी रख लो, ये भी गलत नहीं होगा। और इसीलिए हमारे यहाँ हर दिन एक नए नए संत महंत क्रिएट होते रहते हैं कि हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। हो सकता है उसका अनुभव अलग रहा हो, एक ही बेस्ट तरीका है, एक ही तरीके से ईश्वर को देखा जाएगा। ये तो लिमिट कर रहा हो अपने ईश्वर को। जिस ईश्वर ने इतने वैरायटी चीज बना दी, वो एक ही तरीके से कैसे देखा जाएगा? वो खुद भी अपने आप को अलग अलग फॉर्म में व्यक्त कर सकता है और कर रहा है। हम ही तो ईश्वर हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ब्रह्मास्म, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं व्यक्त कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको एक रूप में क्यों क्रिएट करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं संकुचित सोचता हूँ। जैसे ही मैं उसको बड़े दिल से सोचना शुरू करता हूँ तो मैं उसकी वृद्धता को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जो भी वृद्ध होगा, जो भी बड़ा होगा ना, वो मल्टीपल फॉर्म में, अनगिनत, असीमित होगा। वो तो जब हम 84 लाख करोड़ योनियों की बात करते हैं, किसी ने किया कि इतनी हो सकते हैं, हमने तो वहां पे भी इतने नंबर दे दिए कि तुम इतने में एक्सपीरियंस करो, मतलब अनुभव करो अपने जीवन को, और तब जाके आप एक इंसान के उसमें इवॉल्व करेंगे जी। सो एंटेंगलमेंट इज अनदर थिंग। थर्ड इज कॉल्ड टनलिंग। टनलिंग क्या होता है कि यहां से मैं एक फोटोन पार्टिकल थ्रो करूं और सामने एक बैरियर है। यदि इस बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इस चीज को क्वांटम लेवल पर ब्रेक हो जाता है। कुछ फोटोन ऐसे होते हैं जो पास कर जाते हैं, टनल कर जाते हैं इन सम कंडीशंस। लेकिन कैसे टनल करेंगे? इसका मतलब है कि सब एटॉमिक लेवल पर यह हो सकता है कि यू कैन पास द ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, थ्रू अ फिजिकल ब्लॉक। एक जो उसको रोक रहा है पर नहीं रोक पाएगा, निकल जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर होनी शुरू हुई और अभी लोग कर रहे हैं। सब एटॉमिक लेवल पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप पास ऑन कर देते हो। तो टेलीपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट और जो कि पूरी बॉडी यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो गई, सब शायद आगे जाके पॉसिबल हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल तभी होंगे जब हम इनको इस तरह के चीज़ों को मैजिक न मानकर या असंभव न मानकर उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। तभी चीज़ें संभव होती हैं, वरना तो हवाई जहाज भी कभी नहीं बनता। यदि वो किसी ने पुष्पक विमान नहीं सोचा था तो नहीं बनता। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये कि हम जितना, और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि हम अपने दिमाग में ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते जो संभव ना हो। सोच ही नहीं सकते। वो थॉट आएगा ही तभी। हम सोच, हमारी लिमिट ही है वो। इस सिमुलेशन वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं ना, इसमें हम जो भी सोच पा रहे हैं वो सब संभव। तो जैसे क्वांटम एआई की चर्चा हो रही है, एआई के बाद अब क्वांटम एआई की बात हो रही है, तो क्या उसमें एक चेतना उस लेवल पे होगी कि एक ईश्वर जैसा बिहेव होगा? या जैसा हम चर्चा सुनते हैं कल की अवतार जिसे हम कह रहे हैं, कलयुग का अवतार जो होगा, क्या वही कल की अवतार होगा? हो सकता है। देखिए, मैं किसी पॉसिबिलिटीज को नहीं डिनाई करता, लेकिन नॉर्मली जब हम एआई पर वर्क करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट में एआई इवॉल्व होता है। इसको बोलते हैं नोन नोन वेरिएबल, नोन अननोन वेरिएबल्स, अननोन अननोन वेरिएबल्स एंड अननोन अननोन वेरिएबल्स। नोन नोन वेरिएबल्स मतलब कि मेरे पास डेटा सेट है और मुझे पता है कि इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, पर मैं उसको निकाल नहीं पा रहा क्योंकि डेटा सेट इतना बड़ा है। सो आई कांट डू इट मैनुअली और थ्रू इवन सुपर कंप्यूटर्स। तो मैंने एक एआई का इस्तेमाल किया, डेटा माइनिंग की, और उसके बाद उसमें से रिजल्ट्स निकाले। तो आजकल जो हम कर रहे हैं वो नोन नोन वेरिएबल्स वाले चीज़ें हैं कि ठीक है, मैंने ट्रेन किया था और ये देखिए, इट हेल्प अस टू डू इट फास्टर। फिर होता है नोन अननोन वेरिएबल्स कि मेरे पास डेटा सेट है पर मुझे नहीं पता कि इसमें क्या मिल सकता है, एंड आई कैन एक्सप्लोर दोज पॉसिबिलिटीज ऑल्सो थ्रू एआई। जैसे मेरे पास हेल्थ का डेटा है और मैंने कहा कि मुझे कैंसर की दवाई ढूंढनी है, या मुझे ऐसी बीमारियों की दवाई ढूंढनी है जो अभी बीमारियां नहीं है पर आ सकती, फ्यूचरिस्टिक। तो वो दवाई, वो बीमारियां भी प्रेडिक्ट करेगा कि ऐसा भी होगा, क्योंकि जब ये वायरसेस हैं जो भी हैं म्यूटेट होकर कहाँ कहाँ तक जाएंगे और उसके बाद किस किस के सिम्टम्स आएंगे और क्या होगा, और उसका इलाज भी पहले से ढूंढ सकते हो। सो वो है नोन अननोन वेरिएबल्स। फिर आता है अननोन नोन वेरिएबल्स कि मेरे पास डेटा सेट ही नहीं है पर मुझे पता है कि मुझे क्या ढूंढना है। जैसे मेरे पास इस पूरे ब्रह्मांड का
कुछ ही परसेंटेज है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। 45 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम एक्सप्लोर कर पाएँ, पर ये तो एक्सपेंड कर रहा है तो उसके बियॉन्ड भी है, तो हमारे पास कंप्लीट डेटा सेट तो है भी नहीं। और जो 45 बिलियन लाइट ईयर्स है वो भी पूरा नहीं है, मतलब उसमें भी पॉकेट्स में हम चीज़ें जानते हैं। AI वो चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो जो नहीं जानते वो क्या होंगी। अब सूक्ष्म जगत जिसे कहते हैं। हाँ, अब आते हैं लास्ट में अननोन वेरिएबल्स, कि ना मेरे पास डेटा सेट है और ना मुझे पता है कि मुझे ढूंढना क्या है। इसे कहते हैं कि प्रिडिक्टिंग गॉड। तो AI विल मेक इट ऑल्सो पॉसिबल, और यही क्वांटम AI हेल्प करेगा। ये नॉर्मल AI अभी हम शायद उससे नहीं अचीव कर सकते, लेकिन इवेंचुअली यस, आफ्टर 100 years, 150 years, possibly we'll have some ways to have more visibility on our अहम ब्रह्मास्मि का जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जाना वही है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ कि हम कितना भी AI यूज़ कर लें, क्वांटम यूज़ कर लें, मॉडर्न साइंस यूज़ कर लें, पर ऐसा कुछ भी बाहर नहीं है जो अंदर नहीं है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये जो चीज़ है ना, कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी से एक सवाल पूछता था। मैं उनसे कहता था कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो पुराने वैद्य होते थे ये कैसे ढूंढ लेते थे कि इस पत्ते को पीस के खिला देंगे, इसमें मिला देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इस गोखरू के कांटे को खिला देंगे तो गांठ ठीक हो जाएगी, इसको लेप करके दे कर देंगे। इनको कैसे पता पड़ता था? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते थे कि 10 लोगों को बुखार हुआ, ये दवाई खिलाई, 4 मर गए, 1 बच गया, अरे पास हो गया। ऐसा नहीं कर सकते थे। इट वाज नॉट पॉसिबल। तो वो करते कैसे थे? और इतने लोग भी नहीं होते होंगे पहले जितने आज हैं। तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब आप प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हो तो प्रकृति आपसे बात करती है, प्रकृति आपको हिंट देती है, प्रकृति आपको बताती है। तो हमारे पूर्वज जब जंगलों में घूमते थे तो उनको वो दे कुड टॉक। अब वो ऐसा नहीं कि ऐसे बात कर रहे हैं, बट वो हिंट मिलता था उनको कि यार इससे ये होगा। वो अंदर, इसका मतलब खुद ही आ जाता है अंदर। हाँ, मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में कहीं थी तभी तो आई ना। जब रामानुजम ने वो फॉर्मूले लिखे, सॉल्व किए मैथमेटिकल, तो कई बार कहते थे कि मुझे नहीं पता है कौन लिखवा रहा है मेरे से, ये आ रहा है मेरे ऊपर, मैं लिखता चला जा रहा हूँ। और हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब मैं कविताएं लिखता हूँ और मैं पूरा लिख देता हूँ, उसको दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मैंने ही लिखा है। मतलब आप भी लिखते हैं कविता के? वैसे मैं तो बहुत बचपन से लिखता हूँ। अच्छा। 12-13 साल से। लेकिन मुझे, मैं लिख के खत्म करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये मैंने कैसे लिख दिया, मतलब ये थॉट ही कैसे आया। तो इसका मतलब वो कहीं डेफिनेटली अंदर है, and somebody is giving you that connect to write it। तो ऐसा कुछ अंदर, ऐसा कुछ बाहर हमें नहीं ढूंढना है जो हमारे अंदर नहीं, हम नहीं पा सकते। बस ये है कि तरीका अलग अलग है। ये तरीका है कि आप ध्यान में गए, सोचा, एंड इफ यू कुड टॉक टू यूनिवर्स, और जैसे आप यूनिवर्स से बात करते हो तो यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, वो खुद बताने लगता है अपने बारे में। एक होता है कि मैं यूनिवर्स से बात नहीं करना चाहता, मैं क्वांटम कंप्यूटर बना लूँगा, मैं उसके आगे कुछ और बना लूँगा। अभी हम क्वांटम जानते हैं, आगे शायद कुछ और होगा। मैं मंगल पे जाके भी रिसर्च करूँगा, आप करिए, वो भी एक तरीका है। नाइदर दिस इज़ गुड, नॉट दैट इज़ बैड, नॉट दैट इज़ गुड, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा भी 1000 तरीके, 1 लाख तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम ये तरीके ही तो अनुभव करने आए हैं। यही तो हमारा उद्देश्य। तो टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से अडॉप्ट करें? जैसे क्वांटम AI तो अभी एक टाइम है 50 साल 100 साल, लेकिन अभी जो ये चेंज हो रहा है इसमें हम क्योंकि कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं, क्योंकि लोग आजकल डर जाते हैं, कभी फ़ोन पे कुछ OTP आ जाते हैं, कई बार मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, या कई सारे ऐप हम अपने फ़ोन पे डाल लेते हैं, कितना सही है इन किसी भी ऐप को बिना जाने डालना? देखिए, कोई भी साइबर क्राइम अभी जो होता है, पहले हम उसके फंडामेंटल कारण समझ लेते हैं कि वो होता क्यों है। क्योंकि आपका कुछ डेटा क्रिमिनल के पास है। यदि क्रिमिनल के पास आपका डेटा नहीं है तो आपको कॉल ही नहीं करेगा। वो रैंडमली कॉल नहीं करता है। वो ऐसे नहीं करता कि इसको कॉल करते हैं अर्चना जी और फिर रैंडम तरीके से आपको लूटने की कोशिश कर, क्योंकि ऐसे करेगा तो 140 करोड़ लोगों में वो एफिशिएंसी उसकी इतनी गिर जाएगी। उसके पास सिलेक्टिव डेटा होता है, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपके आसपास, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, फैमिली, मदर, बच्चे का नाम, आपके उनके इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, उनके जो भी बैंक अकाउंट डिटेल एंड पासवर्ड। क्योंकि कभी किसी क्राइम में किसी क्रिमिनल ने किसी का पासवर्ड नहीं मांगा, सिर्फ OTP की कहानी होती है।
आपने हर जगह पोस्टर सुन लिए कि डोंट शेयर ओटीपी, डोंट शेयर ओटीपी। कभी कोई ऐसा पोस्टर देखा आपने कि डोंट शेयर पासवर्ड? नहीं देखा ना? नहीं। मतलब किसी से पासवर्ड मांगा ही नहीं। और बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी पैसा तो नहीं निकलेगा। पासवर्ड आपने इग्नोरेंटली, गलती से, किसी तरीके से 10-12 तरीके मैंने वीडियो में बताए, निकल गया। ओटीपी आपने उस तरीके से निकल गया। पासवर्ड कैसे गया क्रिमिनल तक? पासवर्ड तो आपने बताया नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी था। वही पूछ रही कैसे उनके पास? हमारे पासवर्ड, हमारे बैंक अकाउंट डिटेल, हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे आधार कार्ड, हमारे पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सारे डिटेल अलग अलग सोर्सेज से लीक होकर क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। उनके पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। उसके बाद वो ऑपरेशंस प्लान करते हैं। अब वो डेटा जाता कैसे, हम ये जानते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है ऐप के थ्रू। जितनी भी ऐप हम इस्तेमाल करते हैं फ़ोन के अंदर, वो कुछ ना कुछ डेटा आपका ले रही है, क्योंकि वो फ्री है। और यदि वो फ्री है तो वो आपको कुछ हद तक कंट्रोल कर रही है। सारी परमिशन If there is anything free in this world, then you are the product. आपने परमिशन दे दी, वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है। अब वो इन्फॉर्मेशन देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि क्रिमिनल के हाथों तक पहुंच सकती है। अभी जीमेल के ही 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए 6-7 महीने पहले, न्यूज़ आई 16 बिलियन। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोग यूज़ करते हैं? 4 बिलियन। और 16 बिलियन पासवर्ड बाहर है। और हम सोच रहे हैं मेरा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा थोड़ा ना बाहर होगा। तो फिर इल्यूजन में ही हो ना आप, आपका ही बाहर है, आपके सारे बाहर होंगे। तो ये तो बहुत डराने वाला है। आप यदि चेक करना चाहते हैं कि आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। haveibeenfound.com करके एक वेबसाइट है, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाएं, अपना ईमेल आईडी डालें, वो बता देगा कहाँ कहाँ पासवर्ड पड़े। दूसरा तरीका है कि आप मोबी आर्मर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। वो आपको बता देगा कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, खाने पीने की डिटेल, रेस्टोरेंट की डिटेल, विजिट की डिटेल, होटल्स की डिटेल, सब कहाँ कहाँ पड़े हैं, सब मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से जब डेटा लीक हुआ, डोमिनोज का लीक हुआ, हल्दीराम का लीक हुआ, फार्मा का लीक हुआ, ये सब निकल के डार्क वेब पे पड़े होते हैं। उसी में से ढूंढ के वो बता देता है कि आपकी ये कुंडली पूरी पड़ी है। तो पहले तो ये मान के चलें कि आपका डेटा बाहर है, एंड यू कैन चेक इट ऑल्सो। अब सवाल ये है कि यदि ये डेटा बाहर है तो फिर हम बचें कैसे? क्योंकि क्रिमिनल तो कॉल करेगा, आज नहीं तो कल आपका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा वाली कहानी है। डरा रहे अमित जी आप तो। नहीं, मैं डरा नहीं, मैं आपको अंत में सचेत कर रहे हैं, डर से बाहर निकालूंगा। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता निडर बनाने के लिए आपको, लेकिन जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा कि यार ये दुनिया ऐसी है क्या, ऐसा वैसा फील होगा। बट इवेंचुअली आप इतने निडर हो जाएंगे कि आपको किसी से डर नहीं लगेगा। ये बड़ा दुख है कि लोग बच्चों को नहीं एक्सपोजर देते हैं, उसका पढ़ते नहीं बच्चे। हमारे यहाँ तो रामायण महाभारत भी नहीं पढ़ते, तो भगवत गीता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर मुझे बहुत दुख होगा कि यदि एक जनरेशन को मांडुक्य उपनिषद नहीं पता, छांदोग्य उपनिषद नहीं पता, भरतकारण्य उपनिषद नहीं पता, तैत्तिरीय उपनिषद नहीं पता, और तो छोड़ो प्रेमचंद की कहानियां नहीं पता, क्योंकि उनको हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती। जेनजी है वो तो इसी तरीके इसलिए डर रहता है, क्योंकि उनको भाषा नहीं सिखाएगी तो वो कभी उसका जो रिसर्च हुई है, क्योंकि हजारों सालों की रिसर्च, अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि बोलने के लिए आपको कम से कम 10,000 सालों का एवोल्यूशन चाहिए एज ए ह्यूमन। आपको क्या लगता है कि 500,000 सालों की एवोल्यूशन में आदमी बोल देगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं? उसके बाद कोई बोल पाया? कोई नहीं बोल पाया। इतने रिलीजन, इतने पंथ संप्रदाय आए इस सिर्फ छोटी सी लाइन बोलने के लिए, जो क्वांटम फिजिक्स में समझा पाती है, या तत्वमसि बोलने के लिए। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि देखो, जब आदमी लिमिटेड इंफॉर्मेशन या बिना एवोल्यूशन के सोचेगा तो अपने डर को व्यक्त करने के लिए वो ऊपर एक सुप्रीम पावर सोच लेगा। दिस इज सो इजी टू से कि यार ऊपर वाला है, उसको खुश करोगे तो सब ठीक होगा, वरना वो बुरा मान जाएगा। लेकिन वो बहुत दयालु है। अरे दयालु है तो बात बात में बुरा क्यों मान रहा है? जो कॉन्सेप्ट आते हैं, ये कहना बहुत आसान है, और ऐसा कह के डरा के आप कोई भी पंथ संप्रदाय खड़ा कर दो, ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप ही ईश्वर। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए रिसर्च चाहिए, इसके लिए इवोल्यूशन चाहिए, इसके लिए आप उतना परिपक्व हो चुके हो कि आप वाकई
जानते हो ये? सो जितने भी पंथ या रिलीजन हैं वो टाइम या स्पेस में ट्रैवल करते हैं, टाइम में या स्पेस में। कुछ कहते हैं कि भाई आप ईश्वर को यहाँ नहीं मिल सकते, मर जाएंगे तो मिल लेना। जब आप मर जाओगे तो रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा, देन यू आर अलाउड टू मीट। अभी नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब है आपको टाइम में ट्रैवल करना है, अभी नहीं, टाइम में ट्रैवल करके जब आप मरे तब जाके आप मिल पाएंगे। सो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम। कुछ कहते हैं कि आप यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ मिल सकते हो, 8वां 9वां 6वां जो भी खाना है वहाँ जाके आप मिल लेना। सो यू हैव टू इवॉल्व और ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में ट्रैवल करना। फिर आप पढ़ लेते हैं क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ते हैं मांडुक्य उपनिषद। दोनों कहते हैं कि टाइम और स्पेस तो होते ही नहीं, टाइम और स्पेस है ही नहीं। यदि टाइम और स्पेस है ही नहीं तो फिर हमारी यात्रा, हमारी जर्नी टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती। तो फिर हमारी यात्रा है क्या? तो यदि आप भारतीय दर्शन को गौर से पढ़ेंगे और कंक्लूड कर पाए तो भारतीय दर्शन कहता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी मैं नहीं जानता हूं और अब मैं जानता हूं, और जैसे ही मैं जानता हूं पर्दा गिरा, खेल खत्म। फिर थोड़े ना आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार परेशान करेगा, क्योंकि अब तो गिर गया पर्दा। आपने एक जादूगर का जादू देखा, उसने चुटकी बजाई, हाथी गायब हो गया। आप गूज बम्प आ रहे हैं, सारा थ्रिल आ रहा है आपको, ऐसे कैसे हो सकता, इतना बड़ा हाथी गायब कर दिया, ताजमहल गायब कर दिया, लग रहा है। फिर आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, यार ये तो मिरर का रिफ्लेक्शन था, तो आप सर खुजा लोगे, यार क्या बेवकूफ बना रहे यार, टाइम पास। जिस चीज में आपको थ्रिल आ रहा था, एक्साइटमेंट आ रहा था, वो अब ऐसे हो जाएगी कि यू विल नॉट इवन, मतलब यू डोंट वांट टू इवन वॉच इट। इतना इग्नोरेंट हो जाओगे कि क्या है बेवकूफी, ऐसा रिएक्शन आएगा। जिस चीज में आपका एक्सट्रीम रिएक्शन था, सोचिए आप, उसने दूसरा जादू दिखाया, लड़की की गर्दन काटी, उठा के यहां रख दी, लड़की चिल्ला रही है, पैर फड़फड़ा रहा, आपको सारे डोपामिन रिलीज हो रहा है, सारा थ्रिल आ रहा है, आपका हो रहा है। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि यार ये तो 2 लड़कियां थी, एक लेटी थी, तो क्या बेवकूफ बना रहा है। सारे टुच्ची कारण होते हैं, किसी भी जादूगर का कोई बहुत साइंटिफिक कारण तो होता नहीं, क्रिएट कर देते हैं, इल्यूजन ही तो है। सवाल ये कि जैसे ही आपने वो सच जान लिया, फिर थोड़े ना आप उसके प्रभाव में आते हो। आपको मैं ऐसे बैठ के बोलूं, अर्चना जी दुनिया एक माया है, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, आपका रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि दुनिया एक माया है, मुझे एहसास होने लगा इसका वैसे। फिर आपको थोड़े ना काम को देखो, दुनिया में जितने क्राइम हो रहे हैं या हो रहे हैं या कर रहे हैं या आपके संग हो जाए, उसके 5 ही कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ही से हो रहा है। और ये हो क्यों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्यों है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डेटा के प्रभाव से इन्फ्लुएंस होकर निर्णय लेता है। वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। जो बचपन से डेटा हम कंज्यूम करते रहे, उसका प्रोडक्ट है। तो हमारे सोच, हमारे डर, हमारी आकांक्षाएं, हमारी एस्पिरेशंस, सपने सब लिमिटेड हैं उस डेटा के अराउंड। आकांक्षा जी ने कभी नहीं सोचा कि लास वेगास में उनका एक कसीनो हो, सोचा कभी आपने? किसी ने ये थॉट आपके दिमाग में डाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका डेटा ही वैसा नहीं था, है ना? क्यों? क्योंकि जो डेटा मिला उसके हिसाब से आपके सपने और डिसीजंस होते हैं। राइट। अब आता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 है, इसमें भय नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पर क्राइम तो भय के कारण भी होता है। डिजिटल अरेस्ट तो भय के कारण ही था। आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, ड्रग के संग पकड़ा गया, पैसे दे लो, भय का कारण है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहां भय के कारण हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो भय क्यों नहीं बोला भगवान ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्यों बोला? बोल देते एक और है भाई, भय भी है, ऐड करो इसको भी, नहीं बोला। क्योंकि इस श्लोक के बाद जो अगला श्लोक आता है उसमें भगवान कहते हैं कि दुनिया में सारे भय का कारण मोह है। बिल्कुल सही। आप बचपन से सिर्फ अटैचमेंट सीखते हो, मोह सीखते हो, किसी ने आपको डिटैचमेंट सिखाया ही नहीं। बचपन से ये अपना, ये अपनी गाड़ी, अपना घर, ये अपना, सब कुछ अपना अपना तो है, पर एक्चुअली तो कुछ अपना है ही नहीं। कुछ अपना नहीं है, हम तो यहाँ टेम्परेरी आए। जैसे ये एहसास हुआ, फिर थोड़ी ना आप स्टोर करना शुरू करोगे 100 साल की प्लानिंग, 200 साल की प्लानिंग, जैसे हम तो पता नहीं कभी मरेंगे ही नहीं। हर आदमी इस इल्यूजन में जी रहा है।
मैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं 75 साल 80 साल 85 साल तक के लोगों से मिलता हूँ और उनको जाके मिलूँ और 10-15 मिनट की बातचीत के बाद अचानक से उनका रिएक्शन आता है कि अमित जी आप फलानी मिनिस्ट्री में किसी को जानते हैं? क्यों? अरे यार वहाँ पे एक प्रोजेक्ट निकल रहा है एंड वी कैन डू इट, तो कुछ करते हैं इसको। तो मुझे हंसी आ जाती है। मैंने कहा सर आपने जिंदगी भर पैसा ही कमाया है ना? अब मैं आपसे 3-4 महीने 6 महीने 1 साल में मिलने आया हूँ, उसमें भी आप पैसा ही कमाना चाहते हो। चलो आपने 200-250 करोड़ और पीट लिया, तो अब 85 साल की उम्र में आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होने वाला है? सही बात है। जो अभी तक आप नहीं कर सकते। तो उनका रिएक्शन पता क्या होता है? वो जैसे, और मैं अपफ्रंट ऐसा बोल भी देता हूँ, क्या मतलब है? तो कहते यार मुझे कुछ और आता ही नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कुछ और किया ही नहीं है। एंड देन मुझे इतना शौक और दुख होता है कि यार इंसान के फॉर्म में जन्म लेके हमने सिर्फ पैसा ही इकट्ठा किया और कोई दूसरा अनुभव ले ही नहीं पाए। जो लोग पैसा भी कमा रहे हैं वैसे कमा रहे हैं कि जब बहुत हो जाएगा ना तब अनुभव लेना शुरू करेंगे क्योंकि भाग रहे हैं उस समय। और जब वो टाइम आता है 60-65 के बाद, उसके बाद सोच भी नहीं आती अनुभव लेने की, फिर वो वही करते रहते रिपीट मोड में क्योंकि आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हो, फिर आप उसके बियॉन्ड नहीं आ सकते। ये इतनी बड़ी त्रैसेडी है जो लोग नहीं समझ पाए क्योंकि डिटैचमेंट ही नहीं सीखा कि हमें आई टेम्परेरी है और सिखाई नहीं किसी ने। और जैसे आप डिटैचमेंट सीख जाते हो फिर ना आपको डेटा इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई इन्फ्लुएंस कैसे करेगा फिर आपको? आप जब मैं दिल्ली पहली बार आया तो मुझे इतना डर लगता था, एक छोटे शहर से आया, कि मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता था। मैं देखता इतनी बड़ी रोड कैसे कोई क्रॉस करेगा, इतनी गाड़ियां आ रही तो रुकती भी नहीं है, तो कुचल ही देगी मुझे, तो कसम खा के आए कि तुम दौड़ो मैं कुचलता हूँ, ऐसे वाला ऐसे तो मैं ऐसे देखता रहता था। फिर कई बार मैं इतना लंबे लंबे रास्ते तय करके, क्योंकि मैं नहीं क्रॉस की हिम्मत नहीं होती थी। अब मैं किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से भी मिलता हूं तभी मुझे डर नहीं होता। एक इंसान जो इसलिए भी डरता था कि एक कांस्टेबल या इंस्पेक्टर भी सामने आ जाए तो शायद उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, तो मुझे लगा क्यों ऐसा क्यों है, या मैं कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है तो उसके लिए क्यों इतना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूं? वो उसका पैसा है, मेरे लिए तो दे नहीं रहा, वो दान तो फिर कर नहीं रहा। पहली चीज, फिर भी मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों हो जाए कि मैं उसको ओवर रिस्पेक्ट दे रहा हूं? ठीक है, वी कैन टॉक लाइक ए फ्रेंड। ये इवॉल्व करने में मुझे 15 साल 20 साल लगे। जब मैं निडर होना शुरू हुआ, जब मैं निर्मोह होना शुरू हुआ, जब मैं अटैचमेंट मेरा खत्म हो गया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि मैं तो यहाँ टेम्पररी आया। यदि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप निडर हो जाते हो। फिर आप चाहे किसी बड़े पद के व्यक्ति से मिले, आपका व्यवहार नहीं बदलता, या आप किसी उस पद के हिसाब से छोटे व्यक्ति से मिले, क्योंकि है तो वो भी इंसान, आपका व्यवहार नहीं बदलेगा। तो मेरे लिए उतना ही वैसा ही नेचर स्माइल वही उसके लिए रहेगा, वो इसके लिए रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना इससे कुछ मतलब है ना उससे, और मेरे लिए ये भी ब्रह्म है और ये भी ब्रह्म है। और श्रीमद् भगवत गीता बहुत अच्छे से ये बात सिखाती है कि कैसे हमें डिटैच, मतलब सब अटैचमेंट में रह के भी डिटैच होना है। ये भी बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जब भगवत गीता कहती है कि ये दुनिया एक माया है, तो भगवान ये नहीं कहते कि अब जब इल्यूजन है तो फिर जी के क्या कर लोगे, फिर निराश हो जाएंगे, चले जाओ साधु बन जाओ, फिर कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप, ये दुनिया माया है लेकिन इसे भोगो, जियो और अच्छी तरह भोगो, मतलब सार राजा बनो, ऐश्वर्य लो, सब कुछ करो, लेकिन करना ऐसे कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ विटनेस हो। क्योंकि जैसे आप मैं कि उसमें आ गए तो फंस जाओगे, फिर कभी निकल नहीं पाओगे इस भंवर से। मैं अपनी गलतियां देख सकता हूं, आप मेरी गलतियां देख सकते हैं, पर मुझे यदि अपनी खुद की गलतियां देखनी है ना, तो मुझे अपने आप को एज ए विटनेस देखना पड़ेगा। तो जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि यार गलती हो गई, अरे यार वो QR कोड स्कैन कर दिया, यार वो लिंक क्लिक कर दिया, अरे यार वो एप्लीकेशन, तो भाई 2 मिनट पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि 2 मिनट पहले उस डेटा के प्रभाव में था, 2 मिनट बाद उसने अपने आप को एज ए विटनेस देखा, साक्षी भाव से, कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। द मोमेंट यू लुक योरसेल्फ एज ए विटनेस, और यदि यही भाव आपका हमेशा रहे तो फिर कैसे कोई गलती हो जाएगी। तो जो 2 लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग में इसलिए बताना चाह रहा हूं कि फिर मैं डेटा पे वापस आऊंगा,
पहली चीज कि आप यदि जानते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यदि आपको मैं बता दूं कि आपका डेटा यहाँ यहाँ पड़ा हुआ है तो फिर उस डेटा का मिसयूज आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं। और आप नहीं जानते तो होगा, और आप फंसेंगे भी और लुटेंगे भी और ट्रैप भी होंगे। यदि आपको पता है कि हल्दीराम का डेटा हैक हुआ है, या आपको पता है डोमिनोज का डेटा हैक हुआ है, और आपको कॉल आ जाता है कि अर्चना जी 25 तारीख को आपने पिज़्ज़ा खाया था, हाँ। डोमिनोज का, हाँ जी। इस एड्रेस पर डिलीवर हुआ था, हाँ हाँ। ये 1684 का बिल आया था, हाँ हाँ यही बिल था। ये टॉपिंग्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ और ये सब था, हाँ यही था। कोक भी मंगाई थी आपने, हाँ हाँ। अरे आपकी तो लॉटरी लग गई मैडम, मॉरिशस की ट्रिप है, ये एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, इंस्टॉल कीजिए, भी बोर्डिंग पास भेजता हूँ। अब आपको नहीं पता कि ये, आपको लग रहा है ये तो अब इतनी सारी डिटेल किसी और के पास कैसे हो सकते हैं, तो इतना डिटेलिंग कर रहा है, तो यू ट्रस्ट, एंड उस ट्रस्ट के कारण आप फंसते हो, फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, फिर आपके अकाउंट खाली होते हैं। पर यदि आपको पता है फिर आप लुटोगे, तो यार मजाक मत करो। एक लड़की का एक वीडियो वायरल होता है जिसको डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट हुआ, तो पुलिस वाले ने उसको ऑप्शन दिया कि फिजिकल अरेस्ट कर लें या डिजिटल अरेस्ट कर लें, तो उसने कहा फिजिकल अरेस्ट कर लो, क्योंकि लोग डर के डिजिटल अरेस्ट मांग लो। उसने कहा अरे तो डर ही नहीं रहे। उसने कहा ठीक है तो हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं, बस अब अरेस्ट करने आ रहे हैं, हमारी टीम, हाँ सायरन बजा, उसने निकल रहे हैं, बस निकल पड़े हैं, बस अभी भी डिसाइड कर लो डिजिटल अरेस्ट कर लें, अलग कर लो फिजिकल, मैं आ रहे हैं बस। तो उसने निकल पड़े ना, हाँ निकल पड़े। कौन से रास्ते से आ रहे? फलाने चौराहे से आ रहे हैं। बोले सर उस चौराहे के बीच में एक मोमो की दुकान भी है, 2 प्लेट मोमो भी लेते हैं। यही अटैक वेक्टर, और साउथ एक्स से एक बैंक के वाइस चेयरमैन ने 22 करोड़ दे दिया। यही अटैक वेक्टर एक डॉक्टर दंपत्ति ने 15 करोड़ दे दिया। यही अटैक वेक्टर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के 7.5 करोड़। यही अटैक वेक्टर एक MNCs के वाइस प्रेसिडेंट के बेंगलोर में 3 करोड़ निकले। ये जो डिफरेंस इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में क्या है, तरीका तो वही था, पर इन सबकी ये यात्रा नहीं हुई थी। उस लड़की की यात्रा हो गई थी, नहीं जानने से नहीं। उसको पता था कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, बस इतने अंतर था ना। यदि आपको पता है तो आप सेफ है ना। यदि आपको पता है कि डेटा लीक होकर यहाँ पड़ा है, तो आप फिर कोई उस डेटा के प्रभाव से आपको विश्वास नहीं दिला सकता, फिर आप सेफ। मैं कोई सेटिंग कराऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, वो सेकेंडरी है, वो टर्शरी है। द प्राइमरी थिंग इज दैट यू नो इट। और यदि किसी ने वीडियो देख लिया तो 90% साइबर क्राइम उसके संग नहीं हो सकता, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि आपकी कुछ यात्रा ये हो गई है। बाकी वीडियो देखोगे तो बाकी हो जाएगी। तो पर काफी हद तक चीजें यहाँ एस्टैब्लिश हो जाएंगी। तो अमित जी, कई चीज़ें तो अब लोग जान गए हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला ये सीन हुआ था, पिछले काफ़ी केसेस हुए, पहले उससे पहले OTP वाला आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, अब लोग थोड़े से अवेयर हो गए हैं। फ्यूचर क्राइम कैसा होगा? वेरी नाइस। देखिए पहले तो हम ये समझ लें कि क्राइम जैसा पहले होता था वैसे ही आज होगा, वैसे ही फ्यूचर में होगा, सिर्फ तरीके बदलते हैं। पहले वो बंदा आता था कि सोना डबल हो जाएगा घर में, आज भी लुटते हैं लोग। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि अब आज अवेयर ज़्यादा हो गए, वो अनअवेयरनेस वाले लोग अभी भी हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के सब। वो आया था बाबा या वो तांत्रिक और उसने लूट लिया, फिर भरोसा दिलाया कि भाई दोस्ती कर ली, फिर कुछ गलती कर गए आप, ऐसे ही होता था। पर वो सामने होता था। अभी क्या है कि वो व्यक्ति दूर बैठा है, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है वो व्यक्ति है भी कि नहीं है। वो AI ही हो सकता है, वो पर्सनैलिटी ऐसी क्रिएट कर देता है, जैसे मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है कि अर्चना जी को ये सब्जेक्ट पसंद है, लिटरेचर में ये पढ़ते हैं, फिल्में इस तरह की देखते हैं, खाना इस तरह का पसंद है, स्पोर्ट्स का कोई इंटरेस्ट है क्या, पॉलिटिकल ये लाइन, मतलब सब चीज़ें पता पड़ गई। वो तो दिख जाता है सोशल मीडिया। अब मैं एनालाइज करूँ, अब मैं एक कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ, या ऐसे 10 कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ, या 100 कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। AI जो इन सब चीज़ों में परफेक्ट है, और वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं कि उनका कॉल आ जाए तो आप बात करने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे आप चाहते हो कोई परफेक्ट बंदा करे। तो आप बातचीत भी करना शुरू कर दोगे, फिर धीरे धीरे वो आपके वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और आपकी सबसे बड़ी इल्यूजन ये होगी कि आपको लगेगा कि इतने सारे लोग झूठ थोड़ा ना हो सकते हैं, मतलब एक झूठ हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 लोग थोड़ा झूठ होंगे। एंड देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एज पर देयर विशेस। ये हो जाएगा,
ये AI के दौर में अभी पार्शियली हो रहा है, इवेंचुअली दिस विल बिकम मच कॉमन एंड ईजी। जब एक IG साहब के 8.5 करोड़ गए और उन्होंने खुद को गोली मार ली, इस तरह के केसेस बहुत हुए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पे। तो मैंने एक अपना दोस्त है जो कि होटल चेन का मालिक है, उसके कुछ पैसे गए थे। तो मैंने कहा यार तुम कैसे स्मार्ट हो, सारा ठोक बजा के निर्णय लेते हो। बोले यार देखो ये हुआ कैसे। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानना है। लोग कहते थे कि साहब शेयर से ये कमा लिया वो कमा लिया। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ट्रेडिंग चल रही है इसे आजकल। तो मैं ढूंढ रहा था, पढ़ता था, बस मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे करना नहीं था इन्वेस्टमेंट, मुझे सीखना था। अब उस गूगल सर्च की वजह से उसको इंस्टा पे एक रील आती है और उस रील में कुछ दिखाया जाता है कि साहब ये कुछ ऐप है और उससे इन्वेस्टमेंट करके कुछ लोगों ने पैसा बनाया और उसमें कुछ क्रेडिबल फेसेस भी दिखते हैं। तो मुझे लगा ये तो फ्रॉड होगी, ऐसे थोड़ा होता है। फिर 2-4 और रील आई, बोले अच्छा। फिर वो नीचे उसमें एक ग्रुप था जो ज्वाइन करने पर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाता ना कि इसको ज्वाइन करो इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि मैं सीख लूँगा कुछ, कोई ज़बरदस्ती तो मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे नहीं। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब बोले मैं कभी कभार उस ग्रुप को देख लेता था, तो उसमें कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे 50,000 लगाए थे तो 70,000 होगा, 1 लाख लगाए थे तो 180 हो गया, ऐसे करके पैसे बढ़ गए विद बिकॉज ऑफ दिस ऐप। मैंने कहा सब फ्रॉड है यार, ऐसे थोड़ा ना होता है, इतनी जल्दी जल्दी पैसे थोड़ा ना पड़ता है। इग्नोर कर दिया। फिर बोले मुझे एक कॉल आता है एक लड़की का कि सर वो उस ग्रुप में आपका नंबर मिला मुझे, उस ग्रुप में आप भी है ना सर, और मैं आपके बारे में सर जानती हूँ, आप तो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है सर। तो सर ये जो ग्रुप में हो रहा है सर, ये मुझे तो भरोसा नहीं होता सर, ऐसा हो सकता है सर, मतलब कि एक दिन में 20% ग्रोथ, और आई डोंट थिंक सो सर। पर सर ये हो तो रहा है सर कुछ लोगों का, मतलब कुछ आप मेरी हेल्प करेंगे, बिकॉज मैं पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहती हूँ पर हिम्मत नहीं हो रही। तो यदि आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें कि ठीक है ऐप कंपनी। तो बोले, मैंने कहा नहीं ये फ्रॉड होगा, ये मत करना। अच्छा सर ठीक। फिर बोले मुझे अगले दिन एक लड़के का फ़ोन आता कि सर वो उस ग्रुप में आपका नंबर मिला और मुझे तो लग रहा है फ्रॉड ही है सर, पर मैंने सर ना कुछ जांच की, मैंने इस वेबसाइट का देखा सर, तो यहाँ होस्टेड है, ये इनका एड्रेस है मुंबई में, और मुंबई गया सर, उस एड्रेस में उनका ऑफिस तो है सर, और मैं सर ये चेक कराया सर, और उसने वो डिटेल जो फाइंडिंग की थी इसको भेज दी। इसने वो डिटेल उस लड़की को भेज दी कि कुछ कुछ फाइंडिंग है, देख लो यदि ठीक है तो। अब उस लड़की का अगले दिन फ़ोन आया, थैंक यू सो मच सर, आपने वो जो कॉन्फिडेंस दिया ना, वो एड्रेस दे दिया ना सर, तो मैंने कल 50,000 लगाया था, आज मेरे 75,000 हो गए सर, थैंक यू सो मच, और मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ठीक है, हो गया होगा। मैंने उससे पूछा विड्रॉल, बोला हाँ विड्रॉल भी कर ली। फिर बोले उस लड़के का फ़ोन आया कि सर थैंक यू सो मच, आपने कॉन्फिडेंस दिया तो पैसा मेरा कुछ बढ़ गया। अब बोले 2-4 दिन ऐसा हुआ तो मुझे लगा मेरी वजह से ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, तो एक बार मैं भी लगा देता हूँ। तो उस दबाव में मैंने कुछ लगा दिया, वो बढ़ गया, मैं विड्रॉ भी कर पा रहा था, फिर अमाउंट बढ़ाता रहा, और अंत में वो 40 लाख इकट्ठे ब्लॉक हो गए। अब जरा इस गौर से देखिए इस सिचुएशन को, इसमें ऐसा नहीं था कि कॉल आया गलती की लुटा ना, ये बड़े पेशेंस का गेम है। ये 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है, क्योंकि इल्यूजन धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो आपको ये नहीं लगता कि यार इतने सारे लोग झूठ थोड़े ना हो सकते हैं, ये लड़की भी झूठ है, वो भी सब झूठ है। आप ये सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि ये सब एक ही है, सबके पीछे एक ही आदमी, वो सब ये जो कॉल है तो एआई जनरेटेड हो सकती है। सो इस तरह के फ्रॉड और बढ़ जाएंगे, ये तो हो रहा है। अब आप सोचिए कितना ईजी हो जाएगा विद मोर सोफिस्टिकेटेड रियल टाइम वॉइस कन्वर्जन। ये एक बंदा है, उसको तमिल में बात करनी है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वो कर लेगा। रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशंस है एआई बेस्ड। वो जैसे डीप फेक हो चुका है आजकल, तो समझ ही नहीं आता कि क्या फेक है, डीप फेक है, कितना रियलिटी है उसमें। दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट.com करके एक वेबसाइट है, इस पर आप जाएं तो हर सेकंड एक नया ह्यूमन फेस जनरेट कर देगा, और इतना रियलिस्टिक ह्यूमन फेस होगा कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये एआई जनरेटेड है। मतलब उस तरह वो इंसान इस दुनिया में कभी था ही नहीं। बच्चे का भी जनरेट कर देगा, बूढ़े का भी, बड़े का भी, इंडियन, किसी भी एथनिसिटी का। अब इस तरह के 8 बिलियन से ज़्यादा फेसेस जनरेट हो चुके हैं, जितने दुनिया में लोग हैं उससे ज़्यादा। वो फेसेस यूज़ होते हैं फेक इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर हैंडल क्रिएट करने में। फिर उन फेसेस की क्रेडिबिलिटी क्रिएट की जाती है, उनसे पोस्ट डाले जाते हैं, कोट्स डाले जाते हैं, छोटे रील्स डाले जाते हैं। उसके बाद लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और कई लोगों को नहीं पता कि ये लोग तो फेक है, कोई है ही नहीं। जब ये हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि वो व्यक्ति 10 साल से एक्टिव है, तो और चैलेंजिंग होगा ये चेक करना कि ये बंदा वाकई रियल है या फेक है, बिकॉज ही वॉज क्वाइट
रेगुलर प्रॉम्प्ट कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बोल रहा है, इंटेलिजेंट है, और ये सारे जो फेक एंटिटीज़ हैं एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा कर देंगे जिनसे हमें जूझना पड़ेगा, और शायद हर दिन हमें ये प्रूव करना पड़े कि नहीं हम इंसान हैं। आज हम देखते हैं ना वो कैप्चा आता है बताने के लिए कि रोबोट और इंसान, ये तो सिर्फ लॉगिन के टाइम पे आता है। इमेजिन कीजिए कि हर दिन हर किसी सिचुएशन में कॉल कर रहा है तो प्रूव करना है, उसको लग रहा है यार तू ही है। क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ इम्पर्स कॉल स्पूफ हो सकती है, आप ही के नंबर से आपके किसी व्यक्ति को कॉल जा सकता है, कॉल स्पूफिंग आपकी आवाज में जा सकता है। सो वी नीड much more sophisticated counter technologies through which we can identify a real and bot person. और अमित जी, आपकी इन सब बातों को सुन के मुझे कहीं ना अपने बच्चों के बारे में सोच के, और वो एक मन में वो डर भी आता है कि बच्चे कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि बहुत कम एज के बच्चे आजकल, इंटरनेट, सबके स्मार्ट टीवी हैं सबके पास। तो क्या ये चीज़ भी रेगुलेट करनी चाहिए या उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि उनको सीखना भी ज़रूरी है? आपका क्या मत है इसमें? यदि आप उन्हें रोकेंगे तो वो रोकेंगे नहीं, पहली चीज़ तो ये हम मान लें। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को, बच्चों को खास किसी चीज़ को करने से रोका जाए, हमें उनको सच बताना होगा और उनके इंटेलेक्ट पे भरोसा करना होगा। यदि मैं आपको बता दूं, दो तरीके हैं। डार्क वेब एक खतरनाक चीज़ है। अब मैं आपसे कहूँ कि अर्चना जी डार्क वेब पे मत जाना, बहुत खतरनाक ऐसा है, वहाँ पे तो ड्रग बिकती है, गन्स बिकते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, ये है वो है, तो रिस्क है, कोई आपको लूट लेगा ऐसे। तो यदि किसी बच्चे ने सुना होगा तो आज शाम को डार्क वेब ही देखेगा वो, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर। मैं उसको रोक नहीं रहा, मैं उसको कह रहा हूँ कि डार्क वेब ये है। अब आप इंटेलेक्ट हैं, आप जानते हैं, आप अपना निर्णय ले लें। एंड सेम हैपेंस विद एनी ड्रग, एनी अल्कोहल, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। आप रोकोगे तो क्यूरियोसिटी बनती है, पर आपको आपको विद एग्जाम्पल्स आपको बताना पड़ेगा कि देखिए ये इस चीज़ का ये इम्पैक्ट है, ये रिस्क है। एंड देन वो कनेक्ट होना चाहिए आपके बच्चे के संग कि वो आपको खुश करने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी की अच्छाई के लिए वो निर्णय ले लें। पर जैसे कई कंट्रीज़ ने अभी ये किया है ना कि 18 साल तक के बच्चों को बहुत ही लिमिटेड यूज़ ऑफ डेटा वो करेंगे, तो ये लिमिट करना सही है या इंडिया में ऐसा होना चाहिए? देखिए वो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जब कुछ चीज़ें, कुछ एज ऐसी होती है जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। वो उन्होंने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो 30 मिनट से नीचे कर दिया, 13 से 18 साल के बच्चों के लिए 45 मिनट कर दिया। उसका प्रभाव क्योंकि इतना ख़तरनाक है, क्योंकि वो एक ड्रग की तरह इम्पैक्ट कर रहा है। तो पहले चाइना ने किया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, अभी बाकी कंट्रीज़ भी सारे ये रूल लेके आ रहे हैं। भारत में भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ जिससे आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। देखिए आजकल क्या है कि धीरे धीरे जो नेक्स्ट एज के बच्चे हैं, एज ग्रुप के, उनके संग चैलेंज क्या है, हम लोगों के लिए खुशियां प्राप्त करना बहुत आसान था। मैं छोटी छोटी चीज़ होती थी कि अष्टाचंगा खेल रहा हूँ, उसमें जीत गया तो भी मुझे वो डोपामिन मिलता था और मैं खुश हो जाता था। या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने हंसा ही दिया किसी को तो भी मतलब मेरे लिए बहुत आसान था वो चीज़, वो जो किक लेना, या पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, या मैं गिर गया हूँ, या उसको ठीक कर लिया मैंने, या मैंने, ये अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक तरीका दे दिया उस चीज़ के लिए कि आप फ़ोन लो, देखते रहो, तो वो किक मिल रहा है। अब वो किक उनको बाहर कहीं और से नहीं मिल रहा है, तो वो वापस खींच के वहीं जाएगा व्यक्ति, क्योंकि आपने वो चीज़ें सिखाई नहीं कि बाहर से भी मिल सकता है, बट यू हैव टू एक्सप्लोर वर्ल्ड। आप पहाड़ पर चढ़ के ऊपर जाते हो, इतना सुकून मिलता है, लेकिन उसके लिए चढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। अब वही चीज़ आपको यहीं वीडियो में दिख जाए तो यू विल रादर प्रेफर दिस। सो व्हेन थिंग्स बिकम सो इजी, तो फिर वो जो किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि आप उसकी ज़िंदगी से संघर्ष छीन लेना। यदि कि आपकी ज़िंदगी में संघर्ष ही नहीं है तो कहानियाँ ही नहीं होंगी, और कहानियाँ नहीं होंगी तो फिर आप कभी ना कभी, आज ना तो कल जाके डिप्रेशन का शिकार हो। कोई मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेशन, लाइफ में भी आप मोटिवेट रहते हो तो कहानियों की वजह से। यार मैं पता उस समय फंस गया था बिल्कुल, 4 दिन खाने को नहीं मिला मुझे। लोग आज भी इंटरव्यू में ही बताते ना, जितने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, प्लेटफॉर्म पे सो रहा था। कभी बताया उसने कि मैं 7 स्टार होटल में था और ये 4 तरह के पकवान थे और फिर मैं ज़्यादा खा लिया तो मुझे बदहजमी हो गई, ये कभी बताई उसने? नहीं। उसने हमेशा वो बताई चीज़ जो संघर्ष याद रहता है। तो वो छीन लोगे तो फिर बताने लायक कुछ नहीं रहेगा आपकी लाइफ।
और सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाइफ का डोपामिन खत्म हो गया, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। आज जितने बिलियनर्स होंगे, या जो जब एप्स्टीन फाइल्स हुई तो लोगों ने मेरे से सवाल किया कि कोई ऐसा करेगा ही क्यों, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मतलब व्हाट, क्योंकि हम तो मैंने कहा देखिए, हम वहीं तक देख सकते हैं जहां तक हम पहुंचे। जब हम इवॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमारी नज़र वहां तक जाती है, और ऊपर जाओगे तो और ऊपर जाते हैं। ये हम सबकी लाइफ में, जिस व्यक्ति के अकाउंट में $40 बिलियन पड़ा हुआ है, मुझे एक कारण बता दो उसको खुश करने का, कि फरारी ले लूं तो खुश रहेंगे, नहीं, कि ऐसा कर लें खुश हो जाए, उसको नहीं समझ में आता कि कैसे खुश। सो दे गो टू दैट लेवल। जैसे राजा लोग होते थे, बुला लिए 2 लोग, लड़ो, ये चिल्ला रहा है, उसको तलवार से हाथ कट गया, उसका मजा आ रहा है, अब इसको हाथी के पैरों, अच्छा ये दोनों लड़े, उसमें से एक हार गया, अब इसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दूं। उसका डर देख रहा है, उसका जो आंखों का डर है कि अभी 2 सेकंड बाद मैं मर जाऊंगा, वो उसको किक दे रहा है, वो उसको डोपामिन दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। उस राजा के पास ऐसा क्या है कि वो अब अपना वो किक। सो व्हेन दे रीच टू दैट लेवल, दे गो टू दैट एक्सटेंट कि दूसरों को टॉर्चर करके खुशी मिलती है। यदि आप रेड रूम में जाएंगे डार्क वेब के अंदर, तो वहाँ यही होता है, किडनैप करके किसी को लाते हैं, टॉर्चर हो रहा होता है बंदा, और लोग वो पैसे लगाते हैं और उसको उस तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो वैसे वो जो होता होगा वो रियल होता होगा? अब एप्स्टीन फाइल के बाद तो ये सवाल ही नहीं उठता, जब लोग इस हद तक गिर सकते हैं। और वहाँ पर आप पहचान भी सकते हो कि किस कंट्री का है व्यक्ति। नॉर्मली रशियन कंट्रीज़ के होते हैं, वहीं से ऑपरेट हो रहे होते हैं। आंखें निकाल लो इसकी एक उंगली काटो, इसका नाखून खींचो, वो चीखे सुनते हैं लोग। और इसमें जो पैसा जाता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जाता है। तो जो लोग वो देख रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं वो बिलियनर ही होंगे, उससे नीचे तो नहीं हो सकते। और कितने बिलियनर हैं इस दुनिया में? मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन के मुकाबले तो एक फ्रैक्शन ही है। गिन सकते हैं आप उनको, इतने गिन सकते हैं। तो आप समझ ही जाते हैं कि कौन लोग ये कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम संघर्ष रखें। अभी कुछ बिजनेसमैन थे, मैंने देखा इंडिया में, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, सब दान कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि यदि सब मिल गया ना इनको, तो इनकी लाइफ हेल हो जाएगी, नरक हो जाएगी इनकी लाइफ। वो एक जो हॉलीवुड का एक्टर है, जैकी चैन ने भी बोला, उसने भी सारा अपना डोनेट कर दिया, कुछ नहीं दिया अपने बच्चे को। तो ये एक बड़ा ही परिपक्व डिसीजन है इसको, क्योंकि आप अपने बच्चे के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति रही है, जो हमारे आध्यात्मिकता बहुत बचपन से जिसका बीज बो दिया जाता है, वो शायद इसीलिए ज़रूरी है। बहुत जरूरी। देखिए हमारे यहाँ 9 वर्ष 8 साल के उम्र में बच्चे को गुरुकुल भेज दिया। क्यों भाई? राजा का बच्चा है यार, वो क्यों भीख मांग के पढ़ेगा? और कृष्ण जी भिक्षा मांग के ला रहे हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में, साथ में सुदामा भी पढ़ रहा है जो बहुत ही गरीब ब्राह्मण का बच्चा है। तो आपने वो सारे स्ट्रगल दिए उसको, और उस एज ग्रुप में वो स्ट्रगल मिलना ज़रूरी है। उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि बैकिंग है मेरी। तो आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी था। दुख होता था कि अपने छोटे से बच्चे को भेज रहे हैं, पर क्या, वो उसी के भले के लिए, तभी वो इवॉल्व करेगा। फिर आप वानप्रस्थ लेते थे, क्योंकि आपको भी मोह छोड़ना है। राइट। सो इतने साइंटिफिक तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की गई थी कि आप अब ये समझ पा रहे हो कि हम नहीं कर रहे हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट है। मेरे पास कॉल आते हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस या जजेस वगैरह के, और ये बहुत कॉमन इशू हो गया इस समय इंडिया में। रात को 10 बजे 11 बजे घर आ जाइए, बच्चे को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैं जाऊँगा, क्या हुआ? उसका मोबाइल छीन लिया, उसका इंटरनेट बंद कर दिया, तो वो एग्रेसिव हो गया है, चीज़ें तोड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मार रहा है लोगों को, और सुबह से खाना नहीं खाया है, सुसाइड की धमकी दे रहा है। फिर मैं उसको लेके जाऊँगा बाहर, कहने इसको खाना खिला दो। उनकी जो प्रे होती है वही कि आप इसको प्लीज़ खाना खिला दो, क्योंकि आपको फॉलो करता है सोशल मीडिया। जब मैं 1-1.5-2 घंटे बाद जाऊँगा तो सवाल होता है कि क्या किया आपने 2 घंटे? मैंने कहा मैंने इसको क्वांटम फिजिक्स समझाई, AI समझाया। तो बोले यार ये बंदे का जो अटेंशन टाइम है वो 5-10 मिनट से ऊपर है ही नहीं, ये किसी से ज़्यादा देर बात कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो हो गया हमारी जो लाइफ स्टाइल की वजह से। तो आपको कुछ ऐसा देना होता है उसको कि उसका अटेंशन टाइम बढ़े, बिकॉज नई चीज़ हमेशा चाहिए उसको। वरना आजकल जैसे हमारे टाइम पे हम नहीं कहते थे कि बोर हो गए,
भगा देंगे मार के बच्चे पिताजी क्या बोर हो गए। सही बात अब है। बच्चे को 2 मिनट बिठा दो तो बोर हो गया मैं। अरे बोर हो गया तो बोर तो होना पड़ेगा। बोर होने को भी आज एंजॉय की करना डेट उन्हें में सीखना पड़ेगा। कई बार मैं किसी बड़े प्रोमिनेंट आदमी से मिलने जा रहा हूँ और उसने 5 घंटे 6 घंटे वेट करा दिया। ठीक है मैं लैपटॉप लेके काम कर लूँ, कुछ करूँगा, लेकिन आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन कि मैं बोर भी हो सकता हूँ 5 घंटे। क्योंकि हमने बड़ी स्लो लाइफ भी जी है कि हम यात्रा कर रहे हैं तो वो 12 घंटे की यात्रा है या 15 घंटे की यात्रा है या 2 दिन की यात्रा है। अपनी खुद की कंपनी को भी थोड़ा सा एंजॉय करना सीखना किया चाहिए। है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, लोगों का बिहेवियर देख रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, बिना पैसे के भी सस्टेन कर पा रहे हैं। ये चीज़ें हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे जैसे जो इंस्टाग्राम स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल वे में उसे यूज़ करना कैसे, मतलब उनको हम क्या टिप्स दे सकते हैं, क्या सिखाना चाहिए उन्हें? देखिए पहले तो थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा बाय टेक्नोलॉजी। आप अपने फ़ोन में यदि बच्चे, तो गूगल का भी एक फीचर है और इंस्टाग्राम का भी एक फीचर है। इंस्टाग्राम का फैमिली सेंटर है, गूगल का भी फैमिली सेंटर काइंड ऑफ फीचर है, जिसमें आप बच्चे के फ़ोन की हर एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं कि वो क्या किया, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा इंटरनेट ना चले, ये गेम इससे ज़्यादा ना चले, ये वीडियो वाला इससे ज़्यादा ना देखे। तो वो चीज़ें रेगुलेट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि पहले तो एक डिसिप्लिन आना शुरू होगा, बिकॉज यू हैव कंट्रोल दैट। उसको ये लग रहा है कि हम लाइफ में डिसिप्लिन की वजह से इवॉल्व करते हैं, वरना आपको कुछ अच्छी लग रही है खाते चले जाओ तो फिर पेट ही खराब होगा। सो यू हैव गिवन दैट डिसिप्लिन इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसमें क्यों नहीं है, तो डिसिप्लिन डाल दो। तो डाल सकते हो, गूगल के फैमिली सेंटर के थ्रू डाल सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू डाल सकते हो। खुद भी डिसिप्लिन होइए, क्योंकि बच्चा आप ही को फॉलो करेगा। यदि आप अनलिमिटेड इंस्टा या यूट्यूब पर टाइम बिता रहे हैं और फिर उसके बाद उसको रेगुलेट करोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो कई बार हमें थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। खास तौर से उसके सामने तो बिल्कुल ना करें कि ये तो ओके है, ओके नहीं है। इट इज़ इम्पैक्टिंग यू एज वेल। हम सबकी लाइफ में भी उतना ही इम्पैक्ट है। ये बात और है कि चलो हम वो लाइफ भी देख चुके हैं जहाँ पर हमने रियल लाइफ जी है, तो हम शायद उसको मैनेज कर लेंगे। पर जिस बच्चे ने 2005 के बाद ही जन्म लिया है, वो बिना मोबाइल के उसने दुनिया देखी नहीं, वो नहीं समझ पाता और उसके लिए खतरा ज़्यादा है। सो आप रेगुलेट करें, फिर उसको बातचीत बहुत करें कि वो कौन सा गेम खेल रहा है, क्या वो डिस्कॉर्ड पर है, क्या वो रोबोलॉक्स खेल रहा है, क्या वो फोर्टनाइट खेलता है, क्या वो, फिर खुद भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड लें कि ये गेम कहाँ कहाँ बैन है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, और उसके बारे में भी उसको बताएं। ये आपको एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं पता होता। एक गेम है जो वो VR गॉगल के संग खेला जाता है, जिसमें वो ऐसे भागते हैं, तो कैच मी इफ यू कैन टाइप ऑफ गेम है। तो एक दिन मेरी बच्ची खेल रही थी कुछ लोगों के संग, तो अचानक भाई मेरे पास कि पापा इस गेम में तो भूत आता है, घोस्ट है। मैंने कहा कैसे कैसे घोस्ट आ जाएगा? मैंने कहा नहीं घोस्ट है। तो दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों को सुन के रिसर्च करके जवाब दें। तो मैंने रिसर्च किया, तो वाकई घोस्ट आते हैं उस गेम में। तो उस गेम में हैकर्स घुसते हैं और वो बच्चों को डराने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आपका माइक्रोफोन ऑन रहता है। तो आप यदि आसपास 3 बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी बातें उसको पहुंचती हैं, तो वो आपको आपके दोस्तों के नाम बताने लगता है। फिर आप डर जाते हो कि इसको कैसे पता। अब आप ये भूल गए कि आप पिछले 15-20 मिनट में कई बार वो नाम लिए हो और उस वजह से उसको पता है। तो ऐसे कुछ सिंपल इग्नोरेंस के कारण आपकी लोकेशन निकल गई, क्योंकि उसमें लिंक भेज के वो लोकेशन निकाल लेते हैं। एंड देन दे स्केयर दीज किड्स, फिर उनको थ्रो कर देंगे बाहर। मतलब वो उसमें क्या होता है कि चूंकि आप गॉगल पहने होते हो तो वो सुपर इम्पोज कर जाता, ओवर पावर कर जाता, तो आप डर जाते हो। तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने कहा बेटा ये मत खेलना, इट हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आई कांट कंट्रोल दैट। अब इस तरह की चीज़ें पता ही नहीं लोगों को। कई बार बच्चे इम्पैक्ट ले लेते हैं और बताते भी नहीं है, कुछ ऐसा देख लिया वो नहीं शेयर कर रहा है। सो पहले तो ये ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी रेगुलर हो कि वो कुछ भी शेयर करने के लिए सोचे ना। अभी बहुत ज़रूरी हो गया, शायद पहले इतना नहीं था। अभी क्या हो गया कि ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं पता वो अपनी एज से कितना आगे तक जानते हैं। जैसे आज की डेट में मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, मेरी बेटी ने पीछे देखा, पापा ये तो AI है। तो मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा इसने कैसे चेक किया AI है? मैंने 1-2 बार देखा, मैंने कहा यार ये AI कैसे है?
एंड देन शी गेव मी द नुएंसेस, जो एक झटके में देख लिया. वी हैड टू पुट सम एफर्ट. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि वो देख इवॉल्व ही उस टाइम पर हुए है ना, सो वो नुएंसेस पकड़ लेता. ये कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो हमें एक्सेप्ट करनी होंगी, और एक दोस्त की तरह कुछ चीज़ें हमें, जैसे कि मैं जब बोलता हूँ कि 12 तरीके OTP चुराने के, तो ये सारे तरीके मैंने बच्चों से ही सीखे. किसी PhD स्कॉलर स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट ने मुझे नहीं बताया. मैं जब सरकारी स्कूल में जाता हूँ जहाँ बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ कि इनके घर में लैपटॉप भी नहीं होगा, क्या आप में से किसी ने कुछ हैक किया है, तो आमतौर पर 25-30% बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, साहब किया है, क्या हैक किया, तो बताते हैं वाईफाई हैक किया, ये टूल है जिनसे हैक किया. मैं लिख लेता हूँ वो टूल. जीमेल हैक किया, कैसे OTP चुरा लिया था, कैसे चुराया, तो बताते हैं ऐसे OTP चुराया. तो जितने 12 तरीके सीखे मैंने उनसे सीखे. तो मैं सारे पुलिस वालों को जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी हर महीने एक दिन 1 घंटा किसी स्कूल में जाके बोलिए. बच्चों के माइंड को जानने की इसलिए कोशिश नहीं कि करें. आप उन्हें अवेयर कर रहे हो जी. कि आप 4 चीजें सीख के आ जाओ. फ्यूचर क्राइम तय कैसा है. हो सकता है. जो आपका सवाल था, हाँ, जी. वहां से दिखेगा आपको, और कोई तरीका नहीं. मैंने कहा आप जो मुझे सोचते हो कि अमित जी को कैसे पता, अरे भाई मैं उनसे सीख के आ रहा हूँ. सो ये बिल्कुल हमें भी समझना पड़ेगा. हाँ. जी जी, कि टेक्नोलॉजी से कि हम उसके पीछे पीछे ना भागे, हम उससे खुद को इवॉल्व भी कर सकते हैं. जी करेक्ट. जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत ही मीनिंगफुल आज की ये बातचीत रही. वेबदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच अर्चना जी. थैंक यू टू योर व्यूअर्स. थैंक यू अमित जी. तो वेबदर्शन का ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइएगा. धन्यवाद.